तो देखिए, जब हम कहते हैं कि बिहार के अंदर ही दो बिहार है, तो इसका मतलब क्या है। जब हमारे आनंद कुमार कहते हैं कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर क्या ऐसा हो रहा है। ये सत्य तो है पर अर्ध सत्य है। आज बिहार में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, और गरीब का बेटा भी गरीब बन रहा है, मज़दूर का बेटा मज़दूर बन रहा है। तो सत्य तो है कुछ बातें, लेकिन अर्ध सत्य है। बिहार बोर्ड में हिमांशु राज ने 96% नंबर लाकर पूरे बिहार में टॉप करा, और उनके पिताश्री सब्जी बेचने का काम करते हैं। देखिए, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, पर यहाँ आनंद कुमार की बात सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। बिना इंटरनेट के, बिना लाइट के, बैटरी के बल्ब में पढ़ के बिहार टॉप करता है, और इससे ये प्रमाणित होता है कि बिहार के अंदर ही दो बिहार है। तो नमस्कार, आज हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे और इस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन सिस्टम पे जब हम बात करेंगे तो 80 के दशक से पहले तक का मामला बहुत हद तक ठीक था। बिगड़ना शुरू हुआ 90 के दशक के बाद से। 90 तक भी ऐसा था कि स्कूलों में टीचर हुआ करते थे, वो टीचर पूरे क्वालिफाई हुआ करते थे। गांव के अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, सभी बच्चे उन्हीं स्कूलों से, गांव के स्कूलों से पढ़ के आगे बढ़ते थे, और वो आईएएस बनते थे, भारत के बड़े बड़े पदों को संभालते थे। और आज धीरे धीरे आप देखेंगे कि 90 के बाद से एक तो जो टीचर आए वो लायक नहीं थे, उनको किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया या किसी भी तरीके से लाया गया, वो कैपेबल नहीं थे। इसके कारण क्या हुआ कि जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें कमी आई, और खिचड़ी के नाम पे, मध्याह्न भोजन के नाम पे बच्चों को बटोर तो लिया गया, उनके एडमिशन के संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज दिखने को मिला नहीं। क्योंकि बच्चे को आप पुल तो कर रहे हैं घर से, पर उसको बेसिक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। टीचर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, और वो भी टीचर और बच्चे का जो रेशियो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर बात करें बिहार के एजुकेशन के, कुछ प्राइमरी एजुकेशन पे खासकर कुछ आंकड़ों की, तो बिहार में 5 साल से 14 साल के बच्चे जो हैं वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पे यूपी है। और इस 5 साल से 14 साल के बच्चों का जो एजुकेशन है, इसमें 5% बच्चे कभी स्कूल ही नहीं जाते हैं, और इनमें से भी 55% यानी 5% के भी अगर 55% बच्चों को देखा जाए तो वो कभी एडमिशन ही नहीं लेते हैं। और उसके बाद जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, खासकर क्लास 1 से क्लास 8 तक, उसमें तकरीबन 37.5% टीचरों की कमी है। तकरीबन 2,80,000 टीचर की फ़िलहाल अभी रिक्तियां हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में 1 से 5वीं तक हर 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, और 5वीं से 8वीं तक कम से कम 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। इस भी रेशियो के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो बिहार में इसका कोई अनुपालन नहीं है। भर भर के क्लास में बच्चे पढ़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है 100 है, 50 है या 70 है, 80 है, कोई मार्किंग नहीं, किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं होता है वहाँ पे। तो जब आप देखेंगे कि एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन से कहीं 2 से 3 गुना ज़्यादा बच्चे अगर आप एक क्लास में पढ़ाते हैं, और ऊपर से वो जो टीचर है वो भी उतना क्वालिफाइड नहीं है, तो इस तरह से आपका एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी तरह से एकदम बर्बाद और तबाह हो चुका है। यही बच्चे जब आगे जाएंगे 8वीं या 10वीं के बाद, तो उसके बाद अगर आप 11th और 12th देखें तो अब तो धीरे धीरे गाँव में भी जो है कॉलेजेस बनने लगे हैं, पर उन कॉलेजों में कभी भी रेगुलर पढ़ाई नहीं होता है। मतलब आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, और गेस रट के जो है, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप मार्केट से गेस उठाए और गाइड उठाए और खुद से पढ़े और पास हो गए। तो एक तरफ आपका बुनियाद पूरा हिला हुआ है। फिर आप गए हायर सेकेंडरी में 10वां से 12वां तक,
वहाँ पे भी आपका कोई आपको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। फिर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में, 4.5 साल में बच्चों को डिग्रियां मिल रही हैं। तो ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय था जब पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज, इन सभी कॉलेजों में देश भर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। वर्तमान भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हों या लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार हों, सुशील मोदी हों, या फिर जितने भी बड़े बड़े, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े भारत में आइकॉन बने, अपने लेवल पे पहुँचे हैं, काफ़ी सारे लोग इन्हीं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ करते थे। तो ऐसा क्यों था कि तब वो यूनिवर्सिटीज़ अपने गुणवत्ता को मेंटेन कर पा रही थी, अभी नहीं कर पा रही हैं। इसके पीछे हालांकि एक बहुत क्या कहा जाए, 15 साल का वो जंगल राज का अहम भूमिका है। पर फिलहाल अगर हम कंपैरिजन करें 90 से पहले के और 90 से पहले के बाद का, तो 90 से पहले का जो बिहार था और उसका जो एजुकेशन सिस्टम था, वो जितना ही था स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में था और उसमें पूरी तरह से आपको गुणवत्ता मिलता था। यहाँ तक कि जिला स्कूल होता था। बिहार में तकरीबन 38 जिला है, हर ज़िले में लगभग एक जिला स्कूल हुआ करता था। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। और उन जिला स्कूल में आपको एंट्रेंस टेस्ट के बाद बच्चों का एडमिशन होता था और उसमें पूरे ज़िले भर से जो सबसे सक्षम बच्चे हुआ करते थे, प्रबुद्ध बच्चे हुआ करते थे, उनका पूरी तरह से ये रुझान होता था, उनका एक सपना होता था कि हम इन स्कूलों में पढ़ें। फिर ये बच्चे जब गांव से आके अपने ज़िला के सर्वश्रेष्ठ स्कूल से पढ़ा करते थे, फिर यही बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके देश में नाम कमाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जड़ से लेके ऊपर तक, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। ना नीचे में कोई दम रहा और ना ही ऊपर में कोई गुणवत्ता रहा। तो जिस राज्य में 22% से ज़्यादा लोग जो है तकरीबन वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके बच्चे तो CBSE स्कूलों में जाके नहीं पढ़ सकते हैं। उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में जाने की तो उनकी हैसियत नहीं है। और प्राइवेट स्कूल जो है एक प्रकार का पूरी तरह से बिजनेस बन चुका है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं कल को एक प्राइवेट स्कूल खोल दूँगा, CBSE से करोड़ों रुपया खर्चा करके मैं जो है उससे मान्यता प्राप्त कर लूँगा। लेकिन जो गरीब है, अब सीधे सीधे समझिए कि जो 22% आपका पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उसका बच्चा तो चौराहा विद्यालय में जा रहा है। चरवाहा विद्यालय में जो 90 के दशक में जिन शासकों ने उसको बनाया, उनके ब्रह्म ज्ञान को देखिए कि भैंसी पे चढ़ के लड़का पढ़ेगा, भैंसी पे चढ़िएगा, भैंसी पे पढ़िएगा, पढ़ाई भी होगा और भैंसी भी चढ़ेगा। क्या ब्रह्म ज्ञान था! भैंसी के आगे से चढ़िए, पिछवाड़े से उतर जाइए। ये ऐसी ज्ञान दिया करते थे। तो जो बच्चे चौराहा विद्यालय से निकलेंगे वो बच्चे कैसे कंपटीशन में आएंगे? आपने तो एक अच्छा खासा वर्ग को पहले ही कंपटीशन से बाहर कर दिया। तो नौकरियां जो A1 क्लास की सर्विसेज हैं, जब ये बच्चे कल को गांव से मैट्रिक पास करके आएंगे इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट के बाद जब आगे की तैयारी करेंगे, ये कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे उन बच्चों से जो शुरुआती जिला से उन्होंने किया या बाहर से शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद इंजीनियरिंग या अन्य प्रकार की उन्होंने जो है डिग्रियाँ हासिल की। वो सारे सरकारी नौकरियां ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो अभी तक हमने प्राइमरी और हायर सेकेंडरी की बातें की। अब हम लोग थोड़ी सी जो है उच्च शिक्षा की बात करेंगे। देखिए, अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो बिहार में अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक NIT पटना है और एक IIT पटना है। पटना जो IIT जो है वो दानापुर में है। और मेडिकल की बात करें तो NMCH है, PMCH है। और NMCH खासकर NMCH की कोई बहुत ज़्यादा स्थिति सही है नहीं, जो कि वो राजधानी में इस्टेब्लिश्ड है। और उसके बाद जिला लेवल पे भी है, DMCH वगैरह हैं। और अगर लॉ के क्षेत्र में बात करें तो एक हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 2009 में हमारे पास साउथ बिहार गया में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई और 2016 में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी चंपारण में इस्टेब्लिश्ड हुई।
उसके बाद हमारे पास 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक 1905 में इस्टेब्लिश्ड हुआ जो कि नालंदा में है, और एक आपका जो है 1963 में इस्टेब्लिश्ड हुआ मुंगेर में विश्वविद्यालय, जो कि वहाँ पे योग की पढ़ाई होती है। तो कुल मिला के ये हमारे पास कॉलेजेस हैं उच्च शिक्षा के। तो अगर बाकी राज्यों से कंपैरिजन करें उच्च शिक्षा के संस्थानों से बिहार के उच्च शिक्षा के संस्थानों का, तो बहुत इसमें अंतर हम लोग पाएंगे। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उतना एकोमोडेशन कॉलेजों में नहीं है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ही बात किया जाए जो 2009 और 2016 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, इनकी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दे। हर कोर्स में जहाँ तक मेरी जानकारी है 30 बच्चों से ज़्यादा ये लोग एडमिशन नहीं देते। अगर मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स करना चाहता हूँ तो 30 ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बहुत कम है, काफ़ी छोटा नंबर है ये। तो एकोमोडेशन की भी कमी है, बच्चे दिन प्रतिदिन आपके बढ़ते जा रहे हैं और कॉलेजेस उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। आप सोचिए कि इतने लंबे समय के बाद, आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद एक 2009 में इस्टेब्लिश्ड होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक 2016 में, जो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इन सभी चीज़ों पे हमने जो आज जो बात किया, अब हम इस पे कुछ अपने सुझाव देना चाहेंगे कि भाई समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान के लिए हमें अपने जड़ पे प्रहार करना होगा। जब मैं जड़ कह रहा हूँ तो हमारा इससे मतलब है प्राइमरी एजुकेशन से। पहले तो ये देखें कि जिन टीचरों को आप जॉब दे रहे हैं वो टीचर उस लायक हैं कि नहीं, क्या वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं। तो शुरुआत जब तक आप एलिमेंट्री एजुकेशन से नहीं करेंगे, आपका बुनियाद ही जब तक तंदुरुस्त नहीं होगा, फिर आप फर्दर कैसे स्थितियों को सुधार पाएंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो पूरे 38 ज़िले में जो जिला स्कूल स्थापित है, जो पहले कभी गौरव हुआ करता था जहाँ एडमिशन लेना, उसको रीस्ट्रक्चराइज किया जाए, उसको ऐसा किया जाए, मतलब ज़िला में जैसे मोदी जी ने आदर्श ग्राम योजना शुरू करा था, गांव के बीच एक आकर्षण बने कि हम भी उस तरह से विकास करें। ठीक उसी प्रकार ज़िला में एक ऐसा सरकारी स्कूल हो जो कि पहले हुआ करता था, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें भी आकर्षण हो कि नहीं, आज हम लोगों में से बहुत लोग JNU जाना चाहते हैं, BHU जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? ये भी तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहा है अपने बच्चे को। तो ये जो विरोधाभास है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें कम से कम ज़िले लेवल पे जो है, कम से कम ऐसे संस्थाएं जो पहले थीं उसको फिर से चालू करना पड़ेगा, उनको गौरव वही स्थान पहले जैसा दिलाना पड़ेगा। तो एक हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा, फिर हो गया हमारा हायर सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी के बाद हमें कॉलेजों पे काम करना पड़ेगा। कॉलेजों में टीचर नहीं है, जहाँ 14 प्रोफेसर्स की आवश्यकता है वहाँ 4 प्रोफेसर 5 प्रोफेसर हैं। तो एक तो रोज़गार की भी स्थिति क्रिएट होगी, फिर बच्चों में भी गुणवत्ता आएगा, फिर वहीं बच्चे कल को जाके वो भी प्रोफेसर बनेंगे या अन्य अन्य पदों पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होगा और हमारे लिए रोज़गार की भी सुविधा होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास रोज़गार की कमी है। अगर सरकार उन पदों पे रिक्तियाँ फुलफ़िल करे तो जॉब की कमी नहीं है, लेकिन सरकार करती नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है और उसमें कैसे सुधार हो सकता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे और बिहार में किन किन मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कैसा कैसा योगदान दिया है बिहार के लिए, उन तमाम सीरीज को भी हम लोग कवर करेंगे। पर फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आप किस मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं। आप कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि हम फर्दर उस पे वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।